Now, in the last class, what we talked about was active transport, right? तो हमने क्या बात करी थी कि भाई हमारे पास जो active transport है, what is active transport? It is the movement of particles from a region of low concentration towards a region of high concentration, right? Through what? Through the carrier proteins using what? Energy from the sun. ठीक है? अब हमने क्या बात करी थी कि हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं दे वर्क ऑन व्हाट वी कॉल एज, अगेन ये बात याद ही रखनी, दे वर्क ऑन व्हाट वी कॉल एज द फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। होता हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास whenever the energy is given to the carrier proteins, they bring about a change in their structure. They go from their flip state towards a flop state, attracting the particles from a region of lower concentration. Once energy is restricted, back to their original position, बंद हो जाते हैं दोबारा. Now, when they're closed, whatever the particle that they trapped would move because of its kinetic energy towards the region of higher concentration. ठीक है? Uh, so this is active transport. इतनी सी बात है. अब एक चीज याद रखिएगा बच्चा लोग कि whenever we talk about movement down or against the concentration gradient, तो हम लोग क्या देखते हैं कि देखो जब भी हमारे पास डिफ्यूजन हो रहा होगा उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, ऑस्मोसिस हो रहा होगा उसमें वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा। हम कहते हैं भाई वाटर मॉलिक्यूल्स मूव डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल्स मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो व्हाट डू मीन बाय दैट? तो कोई भी चीज डाउन द ग्रेडियंट जा रही होगी ना, एट वन पॉइंट और द अदर वो एक इक्विलिब्रियम बना लेगी, राइट? वेदर स्टैटिक वेदर डायनामिक। अब इसको देखो कहने का मकसद क्या है, अगर हम कंपेयर करें डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, सो व्हाट डू वी सी इज दैट डिफ्यूजन के अंदर मेरे पास एक जगह पार्टिकल्स हैं कैसी कंसंट्रेशन के अंदर, हाई कंसंट्रेशन के अंदर, एक जगह वो है लो कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है? अब होगा क्या हमारे पास, that once this diffusion is going to occur, some of the particles from a region of high concentration will start moving towards a region of low concentration. फिर कुछ particles हमारे पास high concentration से low concentration तक आ जाएंगे। ये कब तक चलेगा? जब तक इन दोनों के अंदर कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती। राइट? दिस इज व्हाट वी मीन बाय गोइंग डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कभी भी हमारे पास एक इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता। इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बन सकता? इसको देखो, अगर हम इसी को कंपेयर करें, इसी डिफ्यूजन को कंपेयर करें किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो यहां भी तो यही कहानी चल रही है कि भाई मेरे पास आई हैव सम पार्टिकल्स व्हिच आर एट अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, आई हैव सम पार्टिकल्स व्हिच आर एट अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है? सो दैट्स राइट कि भाई ये हाई कंसंट्रेशन के ऊपर है, ये लो कंसंट्रेशन के ऊपर है। लेकिन अगर हमारे पास ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो लेट्स जस्ट पिक दिस आउट एंड सी व्हाट्स गोना हैपन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इधर, पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे पास पार्टिकल्स है मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो चीज लो कंसंट्रेशन के ऊपर है वो और कम होती जा रही है, जो चीज हाई कंसंट्रेशन के ऊपर है वो और बढ़ती जा रही है। मेक सेंस? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अगेंस्ट, गोइंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है? अच्छा, अब दो बातें और बिफोर वी मूव फर्दर। सबसे पहली चीज अगेन, हम लोग अभी तक द थ्री प्रोसेस, द थ्री मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी डिस्कस्ड, उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज हैं कुछ डिफरेंसेस हैं, राइट? अब वो क्या है इसको देखो। हमने कहा कि भाई विल राइट द नेम ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट राइट हियर, राइट? हम लोग कहेंगे कि भाई इट रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन और नॉट। ठीक है? और इधर हम लोगों ने कहा कि भाई द एनर्जी इज नीडेड, अगेन कौन सी वाली एनर्जी? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम विद इन द सेल्स, राइट? अच्छा, अब हमारे पास मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है?
let's make put this into a डब्बा first. Okay, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, we talked about diffusion. फिर हम लोगों ने पढ़ा था osmosis. और फिर तीसरा that we just studied is active transport. All right. अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो भाई, does diffusion require a membrane? No, it does not. ठीक है. Does osmosis require a partially permeable membrane? Yes, it does. Does active transport require a membrane? Yes, it does. क्यों? क्योंकि उसको उस membrane के अंदर कौन से वाले प्रोटीन चाहिए? कैरियर प्रोटीन चाहिए. All right. So active transport के लिए भी membrane की जरूरत होती है. Similarly, energy needed. Does diffusion need energy to occur from the cell? No, passive process है. Does osmosis need energy? No, it does not. Does active transport need energy from the cell? Yes, it does. All right. तो हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास. मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके? Does anyone have any problems so far? Okay, great. Now, अब हम लोग क्या करेंगे? We are going to see where inside living organisms diffusion, osmosis, and active transport occur. ठीक है? Let's talk about diffusion first. Right? तो हम लोगों ने एक हेडिंग बना दी, diffusion where in the alveoli. ठीक है. अच्छा, अभी alveoli क्या होता है इसको देख लो. हमारे जो lungs होते हैं, they have these pockets, these air pockets that we call as the alveolus. एक singular alveolus होगा, plural क्या हो जाएगा? alveoli. ठीक है. uh these pockets, they fill in with air so that gaseous exchange could take place. Oxygen could go from my lungs to the blood, carbon dioxide from the blood could go out. And this process is happening because of diffusion only. ठीक है. uh okay, so now what we see is that ये alveolus बहुत सारे होते हैं. इतने सारे होते हैं कि if they're folded so many times so that this structure that we call as lung can be formed, कि if I'm going to spread them out, तो मेरे पास एक लंग तकरीबन एक टेनिस कोर्ट का एरिया कवर कर देगा. राइट. So they're very flattened, they're very minute, and what happens is they fold it so many times कि हमारे पास एक spongy सा structure lungs बन जाता है. ठीक है. Okay, now how do this alveolus look like? It's practically a balloon. It's practically a balloon. अगर हम लोग इसको देखें तो ये एल्वियोलस कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक. नाउ, अब होता क्या है? इट्स एम्प्टी ऑन द इनसाइड. और ये अगेन, ये जो पूरी जगह है ना, ये सारी हॉलो है. तो सर, इसकी जो लाइनिंग है, ये कौन बना रहा है? ये सेल्स बना रहे हैं. वी कॉल दो सेल्स एज एपिथेलियल सेल्स. वो सेल्स कैसे दिखते हैं? आई शो देम टू यू. बिल्कुल पिचके हुए फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, लाइक दिस. हम आगे जाके जब लंग्स पढ़ेंगे तो उनका नाम देखेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होता है, क्योंकि ये स्क्विश हुए हैं. तो हम कहते हैं कि भाई, इस टिश्यू की जो थिकनेस है ना, these dots that I'm putting, they represent the nucleus in each of these cells. Right. So what do we see is that हम कहते हैं कि इनकी थिकनेस, देयर ओनली वन सेल थिक. वन सेल थिक का मतलब क्या हुआ? अब देखो, मैंने कहा भाई, मेरे पास कुछ टिश्यू सेल्स हैं जो साइड बाय साइड ऐसे ही लगे हुए हैं. ठीक है. लेकिन एक टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, राइट? एक टिश्यू मेरे पास कुछ सेल से बन रहा है, which are like this. अब समटाइम्स एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हम लोग देखते हैं कि अच्छा भाई, एक टिश्यू का अगर मुझे थिकनेस मालूम करना है तो वो कितना सेल थिक है. सो वी कैन आल्सो यूज द नंबर ऑफ सेल्स एज आवर यूनिट ऑफ मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई, ये जो टिश्यू है ना, दिस इज ओनली वन सेल थिक. लेकिन ये वाला जो टिश्यू है, द सेकेंड वन, इट इज फोर सेल थिक. वन टू थ्री फोर. मेक सेंस?
सो व्हेन आई से अ पर्टिकुलर टिश्यू इज ओनली वन सेल थिक, वो सेल साइड बाय साइड तो लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं लगे हुए, उनकी थिकनेस सिर्फ एक सेल के बराबर आ रही है। ऑलराइट, आर वी क्लियर टिल हियर गाइस? ओके, अब दूसरी चीज मैं क्या देखता हूँ, दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब होता क्या है भाई, मेरे पास एक ब्लड कैपिलरी आई और कैरिंग कैसा वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? So the blood entering the alveolus is what it is deoxygenated. But the blood that leaves the alveolus is what it's oxygenated. ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन हुई कैसे, इसको देखते हैं हम लोग। एंड दिस इज अगेन happening because of what? It's happening because of diffusion. We don't need this anymore. अब इसको देखो, every time we are breathing in, every time we're breathing in, we are inhaling कितना परसेंट ऑक्सीजन? 21% ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ साथ कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इनहेल करते हैं? 0.04%। ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताओ, ये जो एयर हम लोग ब्रीथ इन कर रहे हैं, उसमें कौन सी वाली गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की? Which gas is in a higher concentration, oxygen or CO2? ऑक्सीजन ऑब्वियसली 21% है, ठीक है, तो हम परसेंटेज हटा देते हैं एंड वी जस्ट सिंपली गोइंग टू ड्रॉ एरोज। ठीक है, और CO2 कंपेयर टू ऑक्सीजन का मैं इजी। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो ब्लड इसके पास आ रहा है, द ब्लड दैट इज एंटरिंग द एल्वियोलस, वो डीऑक्सीजनेटेड है। सिंस द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट? So the blood that is entering the alveolus, right, has a higher concentration of carbon dioxide and lower concentration of oxygen, because again, as the name suggests कि भाई ये कौन सा वाला ब्लड है, ये एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इजी। नाउ अब मुझे बताओ, यहाँ हमारे पास एक ग्रेडियंट बन गया है, oxygen in a lower concentration in the blood vessels, higher concentration in the alveolus. देखो नाहिल, the blood entering the alveolus or surrounding the blood that is in the blood vessels that are surrounding the alveolus, it is deoxygenated blood, right? डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन है नहीं है, बहुत कम है, ऑक्सीजन के बगैर वाला ब्लड बेसिकली। तो अगर ऑक्सीजन कम है, ब्लड में से दो गैसेस होती है हमारे पास, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो कौन सी वाली गैस ज्यादा हो जाएगी बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड। मेक सेंस बेटे? ये वाली बात समझ में आई चंदा? ओके, अब देखो, अब मेरे पास बिटवीन दिस ब्लड वेसल सराउंडिंग द एल्वियोलस एंड द इनसाइड ऑफ द एल्वियोलस एक ग्रेडियंट बन गया है, एक डिफरेंस बन गया। ऑक्सीजन ब्लड में कम है, एल्वियोलस में ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है, एल्वियोलस में कम है। डिफ्यूजन हो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड will move from, let's draw red blood cell here as well, and let's draw another red blood cell right here. So what's going to happen is the carbon dioxide will move from the red blood cells or from the blood into the alveolus. ठीक है? The oxygen gas will move from the alveolus into the blood from a region of high concentration towards a region of low concentration. हाँ, the red blood cells only pick up oxygen from the middle. मैं नहीं नहीं देखो बेटा, ये
इट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। अब मैं रियल टाइम में ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, जितना CO2 रिलीज हो रहा है उतनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फॉरेन से तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं, फॉरेन से तो प्रोसेस नहीं होगा, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू टेक सम टाइम। So by the time the blood goes ahead, most of the CO2 has been released off, oxygen has been absorbed. So the blood becomes what, bete? Arush? It becomes oxygenated. देखो हम ना दोबारा देखो, डिफ्यूजन हमारे पास क्या था, was a movement of particles from a region of high concentration towards a region of low concentration. अब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन के अंदर है, inside the alveolus is in a low concentration. So the CO2 will move out from the blood into the alveolus. Do we get this, Amna Bete? While oxygen that is in a higher concentration in the alveolus and in a low concentration in the blood will move from the alveolus into the blood, making the blood what? Oxygenated. Easy? Okay. अब देखो होता क्या है, when we start off with this chapter, I would want you guys to look at this once. We talked about some factors affecting the rate of diffusion. For example, a high difference in concentration, a concentration gradient, high surface area to volume ratio, में ये एरो नहीं लगाया, ठीक है? Less distance will increase the rate of diffusion. अगर ज्यादा distance rate of diffusion को कम कर रहा है तो less distance will increase the rate of diffusion, ठीक है? Now what happens is ऐसा नहीं है कि एक रेड ब्लड सेल यहाँ रुक के एक्सचेंज कर रहा है फिर आगे मूव कर रहा है। A red blood cell is in a continuity. Continuity का मतलब क्या हुआ कि भाई if the red blood cell is right here, right? So by the time it's going to move towards this point without stopping, it should unload most of the carbon dioxide and it should load most of the oxygen, right? तो ये रुक नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि भाई रुकेगा, एक्सचेंज होगा फिर ही आगे चलेगा, नहीं, as soon as it enters वो अपनी स्पीड के मुताबिक आगे चलता जाएगा and it's going to go out, right? So what happens is डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, तो जितनी देर के अंदर एक रेड ब्लड सेल इस जगह से गुजर रहा है ना, वी नीड टू इंश्योर और आवर बॉडी नीड्स टू इंश्योर कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो तेज हो। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है कि से व्हाई इज gaseous exchange only occurring in the alveolus? Why can I not, like frogs, why can I not breathe through my skin? Right? Why don't we have gills? हम कहीं और से, हम बालों से, हम सर से क्यों ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? अडेप्टेशन नहीं है ना, ठीक है? अब कौन सी अडेप्टेशन, अब इसको देखो, हमने कहा कि डिफ्यूजन और गैसेस एक्सचेंज ड्यू टू डिफ्यूजन is only occurring because the alveolus or the alveoli are adapted to carry that process out, ठीक है? तो हम बात करते हैं adaptations of alveoli किसके लिए? For faster diffusion। जो गैसियस एक्सचेंज हो रही है डिफ्यूजन की वजह से ही हो रहा है ना। हम 3 पॉइंट्स बनाते हैं, हम कहते हैं सबसे पहली चीज, दे आर सराउंडेड बाय व्हाट? ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? दूसरी अडेप्टेशन क्या है इसकी कि दे आर मैनी इन नंबर। अगेन इतने ज्यादा होते हैं कि अगर हम लोग लंग को पूरा फ्लैटन आउट करें तो ये एल्वेओलाई पूरे टेनिस कोर्ट की जगह घेर लेंगे। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है? दे आर ओनली वन सेल थिक। अब इसको हम लोग, अब नाउ दैट वी नो दिस, अब इसको देखो, हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज हेल्पिंग इट आउट? अब देखो, दिस सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, इससे हमारे पास क्या चीज होती है? डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारे पास कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाता है। एंड वी नो फ्रॉम अबव that the more the concentration gradient, the faster the rate of diffusion is going to be. Since there are many in number, this increases the surface area for absorption.
एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन कर लो इन द ब्लड, absorption of carbon dioxide कर लो into the alveolus, right? The more the surface area to volume ratio, the faster the rate of absorption is, or the faster the rate of diffusion is going to be. Make sense? और तीसरी चीज, since they are only one cell thick, this will decrease the diffusion distance. जितना हमारे पास diffusion distance कम होगा, उतना ही rate of diffusion हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. Make sense, guys? ये वाली बात समझ में आ रही है बच्चों? All right, good enough. Does anyone want me to repeat this again? Okay, good kids. अच्छा, तो ये हम लोगों ने बात करी थी as an example of diffusion where in the alveoli, ठीक है, in humans. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. Let's talk about both. Let's talk about both active transport and osmosis किस चीज के अंदर? In a root hair cell of plant. अच्छा जी. Now, whenever we talk about the root hair cells हमारे पास कौन से वाले cells होते हैं? They're present in the roots. You know, usually whenever our ammi give us carrots, तो they peel it off, वो उसको छीलती हैं. अगर हम लोग एक रॉ कैरेट को देखें जो पील ऑफ नहीं हुई हुई हो, it's a bit hairy. Where do carrots grow? Do they grow under the soil or above the soil? They grow under the soil. So carrots are technically what? Carrots are technically roots. तो वो जो hairy thing that our mothers peel off, that's basically the root hair cells. ठीक है, हल्के हल्के feathery से extensions निकली हुई होती है. अगर हम लोग रूट हेयर सेल को देखें तो एक रूट हेयर सेल कैसे दिखता है हमें? A root hair cell is a rectangular cell. ये कैसा सेल है? It's a rectangular cell like this. ठीक है, with a what? With a hair like extension. इससे हम लोग रूट हेयर कहते हैं बेसिकली. ठीक है, तो ये हमारे पास the thing that is protruding out, that is basically what? It's a hair like extension that we call as a root hair. तो ये पूरा the cells that contain this root hair will be called as root hair cells. ठीक है, ये तो अभी मैंने सिर्फ सेल वॉल बनाई है ना, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होगी और ये सेल मेम्ब्रेन पूरा एक्सटेंड कर रही होती है इस रूट हेयर के अंदर भी, लाइक दिस. मैं इसको एजेस से थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ बिकॉज आई नीड दिस स्पेस. विल गेट टू नो फॉर व्हाट. ठीक है, और इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है एंड ऑब्वियस इसका भी वैक्यूल भी पूरा रूट हेयर के अंदर एक्सटेंड कर रहा होता है. मैं बस को बीच में से छोड़ रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज अगेन आई नीड दिस स्पेस. अच्छा, अब मुझे बात बताओ, ये रूट हेयर सेल किसके अंदर है? इट्स सराउंडेड बाय व्हाट? इट्स सराउंडेड बाय द सॉइल. सॉइल का एरिया बहुत बड़ा है, राइट? द सॉइल इज क्वाइट लार्ज. ठीक है, रूट हेयर सेल का साइज बहुत छोटा है. सॉइल मीटर्स के अंदर है, रूट हेयर सेल मिलीमीटर में भी नहीं, माइक्रोमीटर्स के अंदर है. ठीक है, एक चीज में क्या देखता हूँ इसके साइटोप्लाज्म, दो चीजों में साइटोप्लाज्म में क्या देखता हूँ, दैट दिस सेल कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया. और दूसरी चीज, इस सेल के अंदर जो मिनरल आयंस हैं उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, राइट? तो हमने क्या देखा, रूट हेयर सेल के अंदर मिनरल आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है. सॉइल के अंदर इवन द नंबर ऑफ द मिनरल आयंस इज मोर, लेकिन वो जो मिनरल आयंस हैं वो कैसे हैं? वो सॉइल के अंदर स्कैटर हुए हुए दूर दूर.
वॉल्यूम बड़ी है ना। अगेन लेट्स गो बैक। हम जब कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो कंसंट्रेशन वाज नॉट ओनली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट वाज आल्सो द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, बिकॉज द पार्टिकल्स वुड बी स्प्रेड अपार्ट। ठीक है। तो इस वजह से सॉइल के अंदर जो मिनरल आयंस की कंसंट्रेशन है, वो हमारे पास क्या है? कम है। ठीक है। बट दिस रूट हेयर सेल needs those mineral ions even when it has a higher concentration. तो उन मिनरल आयंस के लिए इस रूट हेयर सेल के पास कौन से वाले प्रोटीन्स होते हैं बच्चों? Carrier proteins. So what happens is these mineral ions which are in the soil, which are in a low concentration, will move into the root hair cell through the carrier proteins using energy by the process of active transport. देखो सिंपल सी बात है ना, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन के ऊपर जा रहे हैं थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। तो कौन से वाले प्रोसेस से जाएंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चे लोग? आर वी ऑल गेटिंग इट? ओके। डज एनीवन वांट मी टू रिपीट दिस अगेन? ओके। ठीक है। अच्छा, अब डू यू गाइस नाउ नो कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा क्यों है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, और बहुत रैपिडली एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सिंस इट्स कैरिंग आउट सो मच एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए होगी। टू प्रोवाइड दिस रूट हेयर सेल विद सफिशिएंट एनर्जी, इसके पास क्या है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ, कौन कौन, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, कौन कौन से मिनरल आयंस की जरूरत होती है प्लांट्स को? मेजरली मैग्नीशियम आयंस, किसके लिए? क्लोरोफिल बनाने के लिए। उसके अलावा उसको नाइट्रेट आयंस भी चाहिए होते हैं अमीनो एसिड बनाने के लिए, बात हम आगे बता देंगे। ठीक है। Minahil, carrier proteins are those proteins in the membrane that attract the particles from a region of low concentration towards high. So then they are needed for the process of active transport. उनका शेप चेंज करवाने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर एनर्जी। यस। हाँ, मेमो हम लोग आगे जाएंगे ना न्यूट्रिशन के अंदर, तो हम लोग उसको लिख लेंगे। अभी बस हम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रो, ताकि एक ब्लूप्रिंट है। डिफ्यूजन नहीं हो रहा ना बेटा? डिफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा लाइबा? क्योंकि द particles are at a lower concentration and the high concentration here. हाँ, particles can escape out due to diffusion from a region of high concentration to low, लेकिन cell membrane उसको usually रोक देता है, because cell membrane is partially permeable, right? It's controlling what's going to go in, what's going to go out. ठीक है। अच्छा, मुझे बात बताओ, एक सवाल। सो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई these ions are being actively transported, these ions are being actively transported by the process of active transport from a region of low concentration, that is a soil, into the root hair cell towards a region of higher concentration. ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई आर दीज आयंस सॉल्युबल इन वाटर? क्या ये आयंस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं या नहीं? आसान सवाल है, बेसिक केमिस्ट्री। आर आयंस सॉल्युबल इन वाटर और नॉट? दे आर सॉल्युबल, वेरी गुड। केमिस्ट्री के अंदर भी तुम लोग आयनिक बॉन्डिंग में पढ़ते हो। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। नाउ since they are soluble in water, would it be fair if I would consider them solutes? Can I consider these ions as solutes? Yes, I can, because they're soluble in water. Anything that is soluble in water is a solute. Make sense? जब तक बात समझ में आ रही है बच्चों?
ओके, गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ। नाउ नाउ अब इसको देखो। अब मुझे एक बात ही बताओ, इस सॉइल से जो सॉल्यूट्स हैं, जो मिनरल आयंस हैं, वो रिमूव हो रहे हैं, या सॉइल के अंदर ये मिनरल आयंस एड अप हो रहे हैं? In other words, is the solute in the soil decreasing or is it increasing? They're being removed. Very good, Laiba. Right? So the solute concentration in the soil is what is decreasing. If it is a well watered soil, तो इसके अंदर आयंस के साथ साथ और क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब सॉइल से मिनरल आयंस रिमूव हो जाएंगे, what will happen to the water potential of the soil? सॉल्यूट्स कम हो गए ना, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई हम लोगों ने कहा कि भाई सॉइल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो तो हाई हो गया। साइटोप्लाज्म भी तो एक सोल्यूशन है, एंड द सॉइल एंड द साइटोप्लाज्म। ओके, सो अब इस रूट हेयर सेल के अंदर आयंस आ रहे हैं, सो द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द रूट हेयर सेल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो रूट हेयर सेल के अंदर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, वाटर नीचे कम हो गए, तो इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? लो। सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ water molecules on the inside through active transport, water potential उल्टा हो रहा है। उल्टा तो नहीं हो रहा, खैर बिगड़ रहा है। Since the soil is losing ions, उसका water potential बढ़ गया, कम हो गया। Because of this, water molecules are now going to go in. Water molecule move in the root cell by what process? Through a partially permeable membrane, बच्चों लोग, by what process? So what I was saying was that in osmosis, what happens is the water potential of the cells, it decreases. This causes water molecules to move from a region of higher water potential, that is the root hair cells, towards a region of lower water potential, that is the cytoplasm. All right. So once again, because mineral ions are actively transported in the cytoplasm of the root hair cell, the water potential of the root hair cell, it decreases. This causes water molecules to move in by the process of osmosis. ठीक है जी? यहाँ तक बात है? Okay, now that we know this, इसको हम लोग we're going to write it in form of we're going to write it in form of a small note. ठीक है, तो हम लोग कहते हैं, so we're going to write this down, that
the root hair cells are rectangular cells with a hair-like extension that increases the surface area to volume ratio for what? For absorption. They also have many mitochondria. They also have many mitochondria to provide energy for active transport of mineral ions from the soil, यहाँ पे, from a region of low concentration into the cytoplasm where their concentration is high. Through what? Through carrier proteins. Right? This uptake of our mineral ions decreases the water potential of root hair cells, causing water molecules, to move down the water potential gradient from the soil into the root hair cell through what process? Through osmosis. ठीक है? So this is how this, so I think, I hope the internet's stable now. So this is how the root hair cells basically absorb the water, both the water and the mineral ions. ठीक है जी? So with this, we are done with this chapter. All right.